नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय जो चुनावी माहौल है और चुनावी चर्चाओं में जो है तो लगातार हमारी कहीं न कहीं पर चर्चाएं हो रही हैं और तरह तरह के चाहे दल हो, चाहे संगठन हो या ट्रेड यूनियन हो, सभी से हमारी चर्चाएं चल रही। तो आज हमारे साथ खास तौर पर एक बड़ी शख्सियत जिन्हें हरिद्वार सिंह जी के नाम से जाना जाता है, तो चलिए इनसे थोड़ा सा परिचय जानते हैं कि आखिर वर्तमान में जो है तो किस पद में हैं और यहाँ पर की क्या स्थिति है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो हैं और क्या स्थितियां हैं यहाँ पर के और किस पद पर जो है तो आज आप स्थापित हैं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश का सहायक राज्य सचिव हूँ। एटक मध्य प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। एटक ACCL का जनरल सेक्रेटरी हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। AITUC की ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। और स्वाभाविक है, कोतवा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ के आम लोगों से मेरा एक जीवंत रिलेशन भी है। अब इतना तो है ही है, तो चलिए थोड़ा सा चुनाव पे भी चर्चा हो जाए। 2 बार आपने चुनाव लड़ा तो चुनावी माहौल तो आपको बखूबी समझ में आया होगा। और ख़ास तौर पर मैं कसान क्षेत्र की बात करना चाहूँगा, यहाँ पर से क्योंकि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने चुनाव से काफ़ी दूरियाँ बना रखी थी, खास तौर पर इस क्षेत्र पर। देखिए क्या है, यह बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कोयलांचल क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर के जो मजदूर हैं वो ट्रेड यूनियन में तो हमारे साथ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो पिछड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम अपनी भी थोड़ी कमी जो है महसूस करते हैं कि राजनीतिक रूप से जो हमको उनके बीच में सशक्त एक क्लास और दूसरे तरीके से उनको जो लामबंद जो करना चाहिए था, नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज जो मौजूदा जो हालत जो है और जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मजदूरों को राजनीति समझना और मजदूरों को राजनीति करना बहुत आवश्यक है। आज पूरे देश के अंदर महंगाई चरम पर है, सरकार का एजेंडा नहीं है, किसानों को उनको जो फसल का वाजिब कीमत नहीं मिल रहा है, सरकार का एजेंडा नहीं है। भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, ये सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है। आपको पब्लिक सेक्टर को जो करोड़ों लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करके कल कारखाने में नौकरी करके और बेहतर अपने परिवार का जो गुजर बसर करते थे, आज पब्लिक सेक्टर को भी निजी हाथों में डालने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। मतलब एक भाषा यूज किया है, मोनेटाइजेशन इन पाइपलाइन। मतलब रेल बेचे, भेल बेचे, तेल बेचे, हवाई अड्डा बेचे, हवाई जहाज बेचे, सब बेच डालेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। साधारण बोलचाल के भाषा में लोग कहते हैं, कोई औलाद अपने बाप के संपत्ति में विस्तार करता है तो उसको बहुत अच्छा लड़का माना जाता है। वो लड़का जो अपने बाप के संपत्ति का न तो विस्तार करता है और न तो संपत्ति का ह्रास करता है, उसको मीडियम दर्जे का लड़का माना जाता है। और उसको सबसे नालायक लड़का माना जाता है जो अपने पुरखों और अपने बाप जाते के जो संपत्ति को बेच करके और जो ऐश करता है, उसको जो सबसे नालायक लड़का माना जाता है। सर, एक मेरा छोटा सवाल और है इसी पर। देश में हमारे जो भ्रामक जानकारी है कि पब्लिक सेक्टर को लेकर के कौन आया,
ऐसा देखिए 1969 में सबसे पहले 1956 में जब नेहरू जी सोवियत संघ गए और वहाँ उन्होंने कल कारखाना देखा, तो सोवियत संघ से उन्होंने कहा कि जहाँ मजदूरों किसानों की सरकार थी कि हमारे देश में आप क्या कल कारखाना लगा सकते हैं क्या। इसके पहले अमेरिका गए थे वो, अमेरिका वालों ने कहा कि नेहरू जी आपके देश में हम कल कारखाना नहीं लगाएंगे, आप कच्चा माल हमारे देश में भेजिए, हम यहाँ बनाएंगे और वो हम सामान आपको बेचेंगे, कच्चा माल का पैसा काट करके बाकी जो मुनाफा होगा हम ले लेंगे। वो तब जो है सोवियत संघ है वो, और सोवियत संघ की जो सरकार ने कहा कि हम जनता के लिए काम करेंगे, हम पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करेंगे, और इसीलिए आप पब्लिक सेक्टर बनाइए। और सबसे पहला जो पब्लिक सेक्टर भिलाई के अंदर नेहरू जी ने जो पहला जो पब्लिक सेक्टर का जो शिलान्यास रखा, उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर ये भारत का गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, मक्का है। उन्होंने कहा और लोग इसका दर्शन करने आएंगे। नहीं तो एक सवाल मैं जस्ट मेरी बात पूरी हो जाती है। उन्हीं के बातों को कम्युनिस्टों के दबाव से उन्होंने पब्लिक सेक्टर बनाया, कम्युनिस्टों के सहयोग से पब्लिक सेक्टर बनाया। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार जब 1969 में अल्पमत में हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी के सहारे की जरूरत पड़ी, तब कम्युनिस्टों ने शर्त रखा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करो, भूमि सुधार कानून लागू करो। और तब इंदिरा गांधी जी ने ये कम्युनिस्टों के दबाव में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 69 में, 71 में और 73 में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया। और जो प्रस्ताव जो पार्लियामेंट में पास किया, भूमि सुधार कानून 1980 में लागू हुआ। ये है कम्युनिस्टों के दबाव में इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा किया गया काम। लेकिन आज तो पूरे देश में जो है तो हल्ला बोल जो किया जाता है कि कांग्रेस ने जो है तो पब्लिक सेक्टर बनाया, लेकिन यहाँ पर जो है तो हकीकत कुछ और निकलती है कि कम्युनिस्ट की वजह से जो है तो आज पब्लिक सेक्टर है। देखिए 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, लेफ्ट के 61 सांसद थे। उन सभी सांसदों ने मिलकर के सरकार के से मंत्री सरकार में शामिल नहीं हुए, मनरेगा का कानून लागू करवाया। गांव की जनता भूखी न मर सके, उनको काम मिले, इसलिए मनरेगा लाया गया। आपको सूचना का अधिकार नहीं था भारत के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून, ये वामपंथ के दबाव में यूपीए गवर्नमेंट को लाना पड़ा। जो घरेलू हिंसा, ये तमाम जो मनचले पति घर में बीबी की पिटाई करते थे, दारू पीकर पिटाई करते थे, कानून आया डोमेस्टिक जो है वायलेंस के खिलाफ। ये कानून आया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ये मारपीट अगर करेगा तो अपराध होगा और उसको जेल हो जाएगा। संपत्ति में बेटी की हिस्सेदारी का कानून स्पष्ट नहीं था, ये कानून ये हमने लाया। यही नहीं, भारत के अंदर जो करोड़ों करोड़ जो आदिवासी हैं, इसी अनूपपुर के अंदर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का सम्मेलन हुआ था। 13 राज्यों के आदिवासी 5 और 6 जून 2006 को यहाँ आए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य, ये देश के सचिव मंडल सदस्य सीके चंद्रप्पन के जो पार्लियामेंट मेंबर भी थे, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और कमेटी के प्रस्ताव को ही लागू करके वनाधिकार कानून 2005 लागू किया गया कि अगर जंगल का ज़मीन या शासन का ज़मीन कोई भी अगर आदिवासियों के कब्जे में है तो 10 एकड़ तक का पट्टा दिया जाएगा। ये कम्युनिस्टों के, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जब जब कम्युनिस्टों को अवसर मिला है तभी जो है जनता के विकास के लिए, जनता के लिए कुछ काम हुआ है
और जैसे 2009 में सरकार से हमने वापस ले लिया परमाणु के सवाल पर और महंगाई के सवाल पर, 2009 के बाद ये यूपीए की सरकार भ्रष्टाचार से घिर गई और 2014 में सरकार चली गई। आज की जो मौजूदा सरकार है जनता के लिए क्या काम कर रही है? 3 आदिवासियों को सिवनी में गौ हत्या के आरोप में, गौ तस्करी के आरोप में पीट पीट करके मार डाला। वह मुसलमान थे आदिवासी। तुम तो बोलते हो कि हम हिंदू के विस्तार की बात करते हैं, और जब वहाँ के एसपी ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राम सेना के जो लोगों के द्वारा जो पिटाई करके और उन आदिवासियों को मौत के घाट उतारने का जो सवाल जब खड़ा किया और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज करके जेल के सलाखों में बंद किया, तो सरकार का जो फरमान आया कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या राम की सेना का नाम जो नहीं आना चाहिए, और एसपी ने बाय नेम उनका खिलाफ जो FIR दर्ज किया तो एसपी का तबादला कर दिया गया। ये है सरकार। खरगोन के अंदर एक ही टाइम में, नमाज के टाइम में आप जो है वो रैली निकालते हो विश्व हिंदू बजरंग दल के द्वारा, नमाज के टाइम में पत्थरबाजी करते हो। क्या है ये संविधान से सरकार चलती है, ये किसी के धार्मिक ग्रंथ से सरकार नहीं चलती है। और इसीलिए सुनियोजित तरीके से, चाहे खरगोन में हो, चाहे वो सिवनी में हो, इवन यहाँ मामला क्या चल रहा है, ज्ञान बाबे मंदिर के अवशेष में नीचे जमीन में शिवलिंग मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबर जब आया था तो कौन उसको निमंत्रण दिया था? कौन बुलाया था उसको भारत के अंदर? कहाँ गए थे उस समय तुम लोग जो हुआ? जितने भी राजा और जो है दुश्मनों को बुला करके और जो है सरकार को टुकड़े टुकड़े करते थे। मैं कह रहा हूँ आपसे 1947 के पहले देश गुलाम था। शासक हमेशा बर्बर होता है, चाहे हिंदू शासक हो या मुस्लिम शासक हो। जब हम देश आज़ाद हो गया है, हमने कुर्बानी दे करके, बलिदान दे करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। जब हिंदू सिपाही मारा जाता था तो झंडे को मुसलमान सिपाही थाम लेता था, मुसलमान जब मारा जाता था तो झंडे को ईसाई सिपाही थाम लेता था, जब ईसाई मारा जाता था तो झंडे को जो सिख सिपाही जो है वो थाम लेता था। और तब इस देश को आज़ादी मिली है। तुम अपने सत्ता में बने रहने के स्वार्थ के लिए इन शहीदों में के खून में लकीर खींच करके, इस संविधान को तुम जो है तार तार करके, कौन से जो तुम जो है रामराज को प्राप्त करना चाहते हो? इसीलिए जनहित में जो काम करेगा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो राजा जनता के हित में काम नहीं करता है वो तो नरक का अधिकारी है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप हुई नरक अधिकारी। मोदी जी रेल बेचकर, भेल बेचकर, तेल बेचकर, कोयला बेचकर हवाई जहाज पर घूम रहे हो ना, ऐश कर रहे हो ना। कल तक तुम बोलते थे कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ और 10-10 लाख रुपए का सूट पहन करके घूमते हो हवाई जहाज पर। यही है इस मुल्क को बेच करके ऐश करना। मैं तो कह ही सकता हूँ। मैं आपसे कहा बताऊँ कि मैं नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव जो चल रहा है, इसमें पंचायत के इलेक्शन चल रहा है, 90% जगह पर उम्मीदवारों ने फॉर्म नहीं भरा है। अब क्या बात करेंगे? खाली है।
लोग को विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है कि हम अगर जाएंगे कुछ होगा। क्यों भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर इधर उधर हो करके किसी ने आवास अगर सेंक्शन करा लिया तो पहले ही जो है जनप्रतिनिधि जो है ना वो कमीशन जो है रखवा लेते हैं। बड़ा ढिंढोरा पीटा जो है सरकार ने। शौचालय 12,500 के शौचालय में 5,000 रुपये कमीशन लगवा लिया। जो जिला पंचायत का सीईओ और को जो सरपंच और को जो है आपका जो इंजीनियर मिल करके पहले ही रखवा लिए। बताइए उसको लगेगा ना कि ये मौत हमारे जो कहीं ऊपर से गिर न जाए। आप जाइए पता करिए गांव में जितने भी शौचालय बने हुए हैं कोई भी उपयोग में नहीं है। कोई कंडा रखा है, कोई बकरी बांध रहा है, कोई खाली पड़ा है, न पानी का इंतजाम है न पाइप का इंतजाम है। और इस मुल्क का करोड़ों रुपया जो है शौचालय के नाम पर बर्बाद हो गया। तो ये इतने सारे जो सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आया, इतनी खराबियां हैं, तो उसके लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोकसभा विधानसभा भी। देखिए तो उसके लिए भी कम्युनिस्ट सामने से तैयार रहता। देखिए मैं अभी इटली की राजधानी रोम गया था। अब वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी मारे गए, हिटलर को जो है लाल सेना ने मौत के घाट उतार दिया। अब वहाँ कोई कौमी जो है वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होता है, वहाँ वर्गीय पर पॉलिटिक्स है। ये पूंजीपति मेहनत करने वालों को शोषण करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। मेहनत करने वाले अपने पसीने की वाजिब कीमत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीधी लड़ाई है वहाँ। लेकिन वहाँ भी पेंशन बंद हो रहे हैं, वहाँ भी सामाजिक सुरक्षा जो है कि जो कानून जो है वो जो ख़त्म किए जा रहे हैं, वहाँ भी छटनी हो रहा है। लेकिन भारत के अंदर अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, भूख के कारण, गरीबी के कारण अभी भी लोग ये समझते हैं कि हमारी जो है माँ बहनें अभी भी ये समझती हैं, इतने 21वीं सदी में जाने के बाद भी, कि हमें जो बच्चा पैदा हो रहा है ना वो भगवान की कृपा से हो रहा है। अभी भी वो समझती हैं। और गरीब आदमी समझता है कि हम जो गरीब हैं ना ये भगवान के कारण हैं। और तमाम जो है वो साधु संत जो है, महंत जो है वो समाज में घूमते रहते हैं, हाथ देखते हैं, दशा जो प्रमाण नक्षत्र के कबाली, इस जीवन में तुम गरीब हो, अगले महीने तुम ही राजा होने वाले हो। अरे मैं कहता हूँ मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, मानो। पर मुझे ये बताओ, तुम बोलते हो ये बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही पूरे धरती को बनाया है, उन्हीं के कृपा से सब कुछ चलता है। भारत के 30-40 करोड़ लोगों के अलावे दुनिया में तो 7 अरब लोग हैं। 40 करोड़ लोगों के अलावे बाकी लोग तो अलग अलग मजहब को मानते हैं। कोई जो है इस्लाम को मानता है, कोई ईसाई को मानता है, कोई वहाँ के लोकल ईस्ट को मानता है। तो सारा संसार अगर का संचालन यहीं से चालू है तो फिर इस देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी क्यों है? फिर यहाँ तो कम से कम सब राम राज आ जाना चाहिए। और हमारा संसाधन जब कुछ बचेंगे तब तो दूसरे देशों में हम कुछ डालेंगे। इंग्लैंड के अंदर खुश हैं लोग, अमेरिका में खुश हैं, आपको जो है चाइना में खुश हैं, वियतनाम में खुश हैं, क्यूबा में खुश हैं, बल्गारिया में खुश हैं, लैटिन अमेरिका के दर्जनों देशों में लोग खुश हैं। और सबसे ज़्यादा भारत, ये प्रगति के मामले में भारत का स्थान पूरे दुनिया में 112वां है, बांग्लादेश से भी अब नीचे है। यही है रामराज, यही है भगवान की कृपा।
ये सरकार की नीति। और इस सरकार में जो आरएसएस के दम पर जो सरकार चलती है, इनका साफ कहना है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है। इनके पास झूठ बोलने वालों का इतना लंबा हिस्ट्री है। माफ़ करना, आप भी मीडिया से हो, मीडिया के लोगों को इस तरीके से लोगों ने खरीद करके जेब में रख लिया है कि मीडिया ने कसम ही खा लिया है कि झूठ के सिवा हम कुछ बोलेंगे नहीं और सच को दबाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी हालत में गरीब आदमी विवश है, सब समझता है। अभी जो है नगर पालिका का पसान चुनाव आ रहा है ना, इसी नगर पालिका चुनाव में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का मंत्री पुलिस की गाड़ी में रुपए का बंडल बंटवाया था और मैंने कोतवा चौराहे से ऐलान करके कहा था पुलिस वालों से कि अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो कि तुमने पैसा बांटा था कि नहीं बांटा था। एम्बुलेंस में शराब जो बांटा गया था, अरे भाई, जिस समाज में खेत ही अगर फसल को खाने लगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब जागो तब सवेरा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस बार पसान नगर पालिका में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, खाता जो है खुलेगा और जो है हम जो है ये तमाम जो भ्रष्टाचार इनके खिलाफ जनता के हितों को जो दबा करके और वो जो है जनता के जो लिए जो भी उनके संसाधन उसको हजम करने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं। जनता जनार्दन, जनता बालिक है, आखिरी फैसला तो जनता का है। हम जनता से अपील करेंगे कि कम से कम हमारे लिए नहीं लेकिन अपने दुर्दशा पर, अपने जो है तबाही पर एक बार तरस खा करके और बेहतर लोगों के लिए आप विचार करो। छोटी जगह से ही चुनाव करो। आज नगर पालिका में चुनाव करोगे, हमारे तमाम गांव के अंदर हमारे संतोष केवल जो है जनपद सदस्य के लिए खड़े हैं, वहाँ भोला सिंह सरपंच के लिए वहाँ खड़े हैं। यहाँ जो बदरा में जो है वो रवि भारती जो है जनपद सदस्य के लिए खड़ा है। वो तमाम जगह लोग जो खड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो है जगह जगह जो है जहाँ जहाँ है वहाँ खड़े हैं। आपको बता सकता हूँ मैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता है। अगर कहीं किसी चुन करके किसी पद पर जाए या नहीं जाए, लेकिन इस बात को उसका गर्व रहता है कि अगर मैं मरूं तो लाल कफन में ही मैं दफन होकर के जाऊं। ये इस बात का गर्व रहता है। वो दल बदल करके और दूसरे पार्टी में जा करके नहीं जाता है। यहाँ तो सरेआम गाजर मूली के तरह से मंत्री बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता भी न बेचा जाता है न खरीदा जाता है। ये है कम्युनिस्ट पार्टी का डिपॉजिट, ये है कम्युनिस्ट पार्टी का जमानत। अभी जुलाई में जो है तो आप लोगों का 11 जुलाई को कुछ हड़ताल वगैरह भी होना है शायद, उसका बेसिस क्या है? सरकार ने 20 कोयला खदान को निजी हाथों में ये देने का, बेचने का फैसला किया है। 1971 में जो कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय मजदूर जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते थे। गोरखपुर से मजदूर लाए जाते थे, उड़ीसा से मजदूर लाए जाते थे और 10 बाई 10 के कमरे में 10 मजदूर सोते थे और ड्यूटी चले जाते थे तो उसी कमरे में फिर से 10 मजदूर आकर सो जाते थे। ये थी उनकी ज़िंदगी। उनके हाथ में पगार नहीं दिया जाता था। वो पगार जो ठेकेदार जो था उनके घर भिजवाता था। पहलवान रखे जाते थे स्टेशनों में कि कहीं भागने न जाए, और जब कोई भी अगर कोयला मजदूर भागता था
तो उसको फिर से ला करके उसी मौत के कुएं में डाल दिया जाता था। आज क्या हालत है? मजदूरों ने संघर्ष करके पब्लिक सेक्टर बनने के बाद आज एक कोयला मजदूर को न्यूनतम मजदूरी, आज अगर जो है मजदूरी ज्वाइन करेगा उसको, तो न्यूनतम मजदूरी 40,000 रुपये मिलेगा। क्यों लालमन सिंह? उसको घर है, उसके बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस है, वो साल में अगर घर जाता है तो उसको आने जाने का पूरे परिवार का 4 टिकट का AC का टिकट मिलता है। उसको 12,000 रुपया मिलता है अगर साल में भ्रमण करना चाहता है तो। उसका, उसके माँ बाप का, उसके बच्चों का 25 साल के ऊपर तक भारत के किसी भी बेस्ट से बेस्ट जो अस्पताल में फ्री में इलाज होता है। अस्पताल है, दवाई की सुविधा है, और जब रिटायर होता है तो उसको फंड जो 70 लाख 80 लाख रुपया PF मिलता है, 15-20 लाख रुपया पेंशन मिलता है, 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी मिलती है, और मिडिल क्लास के श्रेणी में आ जाता है। भारत के अंदर सारा मजदूरों का परवरिश करते हुए कोल इंडिया ने 12,432 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है इस साल। कोल इंडिया ने 2,73,000 मजदूरों का सेवा करते हुए, उनके परिवार का सेवा करते हुए, हमारे देश के अंदर 1 बिलियन कोल इंडिया ने पौधे लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं। 472 करोड़ रुपया और जो सामाजिक सुरक्षा, ये आपको CSR के नाम पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो है खर्च किया जाता है। क्या ये सुविधा, बगल में मोजर बेयर कंपनी है, क्या ये सुविधा देगी वो? और इसीलिए सरकार पब्लिक सेक्टर बेचने के क्रम में कोयला खदान को भी बेचना चाहती है। सरकार ने श्रम कानून में परिवर्तन कर दिया। जरा सोचिए, 1920 में ट्रेड यूनियन बना, 1923 में एटक के ही आंदोलन के दबाव में कंपनसेशन एक्ट बना, 1926 में ट्रेड यूनियन बनाने का कानून बना, 1936 में वेतन अधिनियम बना, 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बना, 1961 में अप्रेंटिस एक्ट बना, 1948 में फैक्ट्री एक्ट बना। सरकार ने सारे कानून को खत्म करके 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कम्युनिस्टों के दबाव में PF का कानून लागू किया, ग्रेच्युटी का कानून लागू किया, लाइफ कवर, ये सब लाल झंडे के दबाव में। और इसीलिए जब पब्लिक सेक्टर का निजीकरण होता है, मजदूरों की दुर्दशा की जब शुरुआत होती है, तो सबसे दर्द तो एटक को होता है, क्योंकि ये सारी सुविधा बलिदान दे करके एटक ने कराई है। 1920 से 1924 के बीच में भारत में 1000 हड़तालें एटक ने करवाई, तब अंग्रेजों ने झक मार करके ट्रेड यूनियन बनाने का कानून बनवाया। कानपुर जो है षड्यंत्र केस के अंदर एटक के दर्जनों नेताओं के फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हमारे पहले जो अध्यक्ष लाला लाजपत राय को लाहौर के अंदर ये जो ट्रिब्यूट जो है लेबर एक्ट के खिलाफ जो है रैली निकालने के कारण उनको अंग्रेजी पुलिस ने पीट करके मौत के घाट उतार दिया। किसने बलिदान दिया है? बलिदान तो हमने दिया है। ये बाकी उन्होंने 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, तब सुविधा के हिसाब से इंटेक बन गई, HMS बन गई। आपका मजदूरों में जाति और मजहब के आधार पर पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए BMS बन गई, और कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में बट गया, 1970 में C2 बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एटक के लोग सारे यूनियन के जनक हैं, सारे यूनियन के पिता हैं, फादर ऑफ ऑल ट्रेड यूनियंस हैं।
इस बात को कहने में हमको गर्व है सर। और इसीलिए 2009 से हमारे तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी गुरदास दास गुप्ता ने सारे यूनियनों से कहा कि ठीक है तुम अलग अलग हो गए, लेकिन समय की पुकार है कि एक साथ मिल कर के लड़ो। आज भारत के अंदर आपने देखा कि 28 और 29 मार्च को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने मिल कर के भारत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, कोयला खदान के निजीकरण के खिलाफ ये जो है बिगुल बजाए और 20 करोड़ लोगों ने हड़ताल किया। बीएमएस उसमें शामिल नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि जब 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मजदूरों के पक्ष में हड़ताल कर रहे हैं तो आप हड़ताल क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब साफ है कि तीर कहीं है और निशाना कहीं है। मैं एक बात आपसे और बताऊं, मैं आपसे, इसीलिए जेबीसीसीआई की 5वीं बैठक हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो। हम बहुत सारे हमारे कर्मचारी लंबे नागा करने के कारण जो है डिसमिस कर दिए गए। नए सीएमडी ने नारा दिया है कि अब की बार 200 पार, मतलब 200 मिलियन टन जो है कोयले का उत्पादन हो, इस बार नया नारा दिया है। हम नारा के खिलाफ नहीं, हम नारा का समर्थन करते हैं, पर हमने कहा है कि आप बेहतर इंसेंटिव लागू करो, कम से कम 1000 रुपये रोज ये जो है इंसेंटिव मजदूरों को मिलना चाहिए। हमने कहा है कि लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए। हमने कहा है कि अशक्त जो है, जो मेडिकली जो अनफिट लोग हैं उनको अनफिट करके उनके आश्रित को नौकरी दो। हमने कहा है कि जिस तरह से लड़कों को रोस्टर में रह करके 18 साल होने पर उनको नौकरी देते हो, उसी तरह से लड़कियों को भी 18 साल होने पर उनको नौकरी दो। हमने मांगा है कि जेबीसीसीआई का फैसला जल्द से जल्द कराओ। हमने भी कहा है गांव के तमाम लोगों से तुम जो है वो जो वे नौकरी ज़मीन तो ले लेते हो, लेकिन नौकरी उनको नहीं देते हो। हमने डिमांड किया है कि गांव में रोजगार मेला लगाओ, सारे अफसरों को वही बैठाओ, वही उनके कागज पत्र का जांच पड़ताल करके देर जो है उनको रोजगार दे दो, ताकि गांव के लोगों का तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा हो। यह भी हमने डिमांड किया है। और यह भी हमने डिमांड किया है कि 2017 से 20 लाख रुपये की जो ग्रेच्युटी जो है वो दी जाए। यह भी हमने डिमांड किया है। यह भी हमने डिमांड किया है कि चाहे फोरमैन हो, जो माइनिंग सरदार हो, वर्कमैन हो, नर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको सीधे जो प्रमोशन करो। जिनको ड्रेस मिलता है, कई वर्षों से ड्रेस नहीं मिल रहा है, उनको तुम ड्रेस जो है उसका जो है मुहैया कराओ। हमने 38 पॉइंट रखे हैं साथियों। तो कितने आपको गिनाऊं, पोस्टर है हमारा। लेकिन मैं कह सकता हूँ एटक का साफ करना है, इस बात का परवाह नहीं कि जमाना खिलाफ है। हम रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ है। इसीलिए 11 तारीख को बिलासपुर एसीसीएल मुख्यालय पर एसीसीएल के हजार लोग हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होकर के और एसीसीएल के प्रबंधन को सीधी चुनौती देंगे। आर पार की लड़ाई की हम जो चुनौती देंगे, या तो मजदूरों के हित में तुम्हारी जो जुबान बदलना चाहिए, मजदूरों के हित में तुम्हारे कलम चलने चाहिए, और नहीं तो एसीसीएल को जिस तरीके से 12 दिसंबर 2000 में एटक के गेट को हमने उखड़वा करके फेंकवा दिया, उसी तरह से इस बार कुछ होगा। लेकिन अब हम जो है मजदूरों के ऊपर जो है सरकार और प्रबंधन के जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा फैसला। और इसीलिए पूरे एसीसीएल के सारे मजदूरों को, महिलाओं को, नौजवानों को, विस्थापितों को, ग्रामीणों को, सबको हमने आमंत्रित किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 11 बजे तक एसीसीएल बिलासपुर मुख्यालय पर पहुँचिए और आंदोलन को मजबूत करिए। ये हमने कहा है। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा और है कहने के लिए। तो देखिए, तमाम बहुत सारे ट्रेड यूनियन आपका भी है और कई सारे ट्रेड यूनियन है हमारे जमुना कोतमा क्षेत्र में। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कई वर्षों से, अगर बात की जाए क्षेत्र की समस्याओं की, अगर आप चाहें तो आपके भी जो यहाँ पर के जो
ट्रेड यूनियन के नेता हैं या अदरवाइज और भी लोगों से, आप उनसे थोड़ा सा जानकारी निकालने का एक प्रयास करिए कि आपने इस ट्रेड यूनियन के लिए खून पसीना तो लगा दिया, लेकिन आज जो निचले स्तर पर जो क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ख़ासतौर पर कालरी क्वार्टरों में जहाँ पर आपके श्रमिक रहते हैं, उनकी स्थितियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ये सभी ट्रेड यूनियंस के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए क्या है, एक बात तो सही है कि पहले एटक आज़ादी के पहले अकेले था। हम एक झंडे के अंदर लड़ते थे, आर पार लड़ते थे, मरते भी थे, मारते भी थे, लेकिन हम आसानी से कुछ हासिल कर लेते थे। आज 5 जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन कोयला खदान के अंदर है। आप देखते होंगे कि हर साल हमेशा कंपनी लेवल में, कोयलरी लेवल में एटक जो है कुछ ना कुछ जो आंदोलन करते रहता है, और ये भी जो आंदोलन उसी का हिस्सा है। मुझे ज्ञात हुआ है लोगों के घरों में पानी की समस्या है, हमें ज्ञात हुआ है उनके घरों की रिपेयरिंग ठीक से नहीं हुई है, हमको ज्ञात हुआ है कि बहुत सारी मूलभूत जो सुविधा है वो नहीं है। हमारे कंपनी के वेलफेयर बोर्ड के मेंबर जो है अजय विश्वकर्मा जी हैं, वो तत्काल अभी यहाँ भी आने वाले हैं, और हमारे यहाँ के जो लालमन सिंह जी एरिया सेक्रेटरी हैं, वो बहुत ही गंभीरता से मजदूरों के ज्वलन सवालों को उठाते रहते हैं। लेकिन जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया है, हम कोशिश करेंगे आंदोलन करके, प्रबंधन से बात करके जल्दी से जल्दी उसका निराकरण कराएं, ताकि मजदूरों को जो परेशानी है वो जो है समाप्त हो और एटक के प्रति उनका विश्वास बढ़े। आखिर ट्रेड यूनियन का मजदूरों का सेवा ही तो सबसे बड़ा धर्म है, इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके अलावा जो है तो अगली बार हमारी कुछ खास चर्चाएं फिर से होंगी, क्योंकि अभी 11 जुलाई को कुछ हड़ताल वगैरह का भी माजरा है, और एक तरफ यहाँ चुनाव भी सर में है, तो नेताजी जो है तो हमारे काफ़ी व्यस्त होंगे। और एक तरफ जहाँ हमने क्षेत्र की बात की, तो क्षेत्र में वास्तविकता में जो है तो चल कुछ और रहा है और दिख कुछ और रहा है। तो चलिए अगर इस चर्चा को जो है तो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली बार प्रयास होगा कि हमारे कुछ खास और नए चर्चाओं के साथ जो है तो हम आपके सामने फिर होंगे, और ऐसी ही चर्चाओं के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।